चलो, तो हम लोग हिस्ट्री में 2 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। दो चैप्टर में क्या क्या देखे थे? पहला अगर बात करें तो पहला जो चैप्टर देखे थे इतिहास का, हिस्ट्री में हम लोग 2 चैप्टर पहला देखे थे कौन? हड़प्पा सभ्यता। दूसरा देखे थे राजा किसान। आ जाओ, राजा किसान नगर। हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने जो देखा था वो देखा था क्या? उसमें हम लोगों ने घरों के बारे में, सभ्यता के बारे में खोजा था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से पहले कौन सी सभ्यता थी? हाँ, हड़प्पा सभ्यता से पहले कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई? वैदिक सभ्यता आई। ठीक है, हड़प्पा में हम लोगों ने देखा था किसके बारे में? घर कैसे, घर के बारे में, नाले के बारे में। नाला कैसे बनाया जाता है? जो पत्ती पर आज हम लोग घर बनाते हैं उसी पत्ती पर पहले बनती थी, यानी कि पहले वाला पत्ती को लेकर हम लोग आज लोग चल रहे हैं। उसके बाद जब घर उड़ खोज लिए, उसके बाद क्या बनाए? राजा बनाए, फिर किसानों को खोजा, फिर नगर हमने बसाया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? जब घर मिल गया, राजा मिल गया, किसान मिल गया, अब क्या करेंगे? जाति में बांट देंगे लोगों को, जाति और धर्मों में अलग अलग बांटेंगे। तो तीसरा चैप्टर मेरा वही है। तीसरा चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। यानी कि बंधुत्व मतलब, बंधुत्व मतलब एक चीज़ बताओ, बंधु मतलब क्या होता है? भाईचारा। बंधुत्व मतलब भाईचारा। ठीक है, जाति, जाति समझते हो? जो हम लोग का जाति है उसी तरह का जाति सब कोई। हिंदू में कई प्रकार का जाति है, मुस्लिम में भी कई प्रकार के जाति होता है, शिया सुन्नी ऐसे ही और कुछ होता है। अब इतना तो हम उनके पता नहीं है उस धर्म के बारे में, लेकिन जितना पता है यानी कि सब धर्मों में जाति में बांट दिया जाता है। बांटता है कि नहीं बांटता? उसके बाद वर्ग, यानी कि कौन कौन वर्ग में किसको किसको रखा गया है। अब इस चैप्टर में बंधुत्व, जाति और वर्ग में यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा बन जाता है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत चंद्रगुप्त मौर्य के भी झलक देखने को मिलेगा। उनकी चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय बेटी कौन थी? प्रभावती गुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो बेटी थी उनका नाम क्या था? प्रभावती गुप्त। उनके बारे में भी थोड़ा बहुत झलक देखने को आपको मिलेगा इसमें। अब उसमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा बताता हूँ। क्या जब आएगा आपका टॉपिक क्या क्षत्रिय ही राजा हो सकते हैं, उसमें आपको ये देखने को इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा 1 लाइन 2 लाइन का मिलेगा। उसके बाद इसमें टॉपिक में पढ़ना क्या है कि सबसे पहले पढ़ना है, इसमें जानना है पहले बात की महाभारत के बारे में। किसके बारे में? पहले इसमें हम लोग महाभारत के बारे में जानेंगे कि महाभारत, पहले महाभारत समझेंगे कि महाभारत है क्या, महाभारत की रचना किसने की, तो महाभारत के लेखक कौन थे, प्राचीन समय में और आधुनिक समय में। यानी कि प्राचीन मतलब पुराने समय में और आधुनिक समय में मतलब कि अभी के समय में ये महाभारत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आता है यहाँ का चैप्टर पितृ, यानी कि परिवार के बारे में कि परिवार होता क्या है। जैसे हम लोग का परिवार है ना, सेम इसी तरह से बातों को समझना है। क्या है कि इतिहास में आप अपने जीवन से जोड़ के, जो 12th का सिलेबस है उसको अपने जीवनों के साथ जोड़ते चलिएगा, सारा आपको पता चलेगा कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वही चीज़ें पहले हुआ है। ठीक है, वही चीज़ें हैं। तो परिवार के बारे में, पितृवंशिकता के बारे में जानेंगे कि पितृवंशिकता मतलब परिवार में पिता के बाद किसका हक होता है उसके चीज़ों पे। ठीक है, जैसे पितृवंशिकता कहने का अर्थ होता है कि जैसे पहले पिता राजा था, किसी का बाप राजा बना, उसके बाद कौन बनेगा? उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा। इसी को कहते हैं पितृवंशिकता, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसी घर का राजा बनेगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे धर्म सूत्र तथा धर्मशास्त्र के बारे में कि धर्मसूत्र होता क्या है और धर्मशास्त्र होता क्या है। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं, ये मुख्य रूप से आ जाता है गोत्र। इस धर्मसूत्र शास्त्र और सूत्रों में वर्णित बातें। अब धर्मशास्त्र में कौन सी बातें लिखी गई है, सूत्रों में कौन सी बातें लिखी गई है, क्या जहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। अब आते हैं गोत्र के बारे में, जो मुख्य रूप से गोत्र ये होता है ब्राह्मणों में। किसमें? ब्राह्मणों में लगा। जैसे कि हम लोगों में गोत्र आता है कि जैसे कि अगर
किसी लड़की का शादी हो रहा है या किसी लड़के का शादी हो रहा है, जैसे कि मेरा गोत्र वशगोत्री है, ठीक है, हम वशगोत्री में आते हैं। अगर कोई अगला लड़की जो होगा, अगर मेरे घर में शादी होगी तो वो वशगोत्री नहीं होगी, वो किसी और गोत्र का होगा। अगर वो वशगोत्री हो जाती है तो हम दोनों में भाई बहन का रिश्ता हो जाता है, तो शादी नहीं होती है, समगोत्री कहलाता है उसको, ठीक है। अब आते हैं गोत्र। मुख्य गोत्र कौन कौन है? गोत्र के कई प्रकार के नियम भी हैं, ठीक है। क्या है? गोत्र में कई प्रकार के नियम भी आते हैं। गोत्र के आधार पर विवाह के प्रकार। अभी यहाँ पर न सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ जाता है इस चैप्टर का कि विवाह के प्रकार। यहाँ पर 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह, जिसे हम पैशाच विवाह कहते हैं। कौन सा विवाह? पैशाच विवाह, जिसे हम पिशाच कहते हैं ना, भूत पिशाच, पिशाच कहते हैं ना, इसको इस क्या लिखते हैं? पिशाच लिखते हैं ना, उसी को हम किताब की भाषा में बोलेंगे तो क्या कहेंगे? पैशाच कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद वर्णों की उत्पत्ति। अब ये सारे टॉपिक में क्या है कि इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वर्णों की उत्पत्ति के बारे में। अब बात करें वर्णों की उत्पत्ति में किन किन के बारे में पढ़ना है, तो ब्राह्मण के अनुसार वर्णों की उत्पत्ति कैसी हुई है, उसके बाद वर्ण व्यवस्था के बारे में, विभिन्न वर्गों के वर्णों के कार्य, यानी कि ब्राह्मण का कौन सा कार्य है, क्षत्रिय का क्या कार्य है, वैश्य का क्या कार्य है, शूद्र का क्या कार्य है, अन्य वर्गों में क्या कार्य है, पवित्र कर्म कौन है, यानी कि पवित्र काम कौन है, और दूषित काम कौन है, यानी कि खराब काम कौन है। ये 2 चीजें देखेंगे। उसके बाद आते हैं आपका चंडालों की स्थिति। चंडाल मतलब समझते हो? हाँ, शमशान घाट देखे हो जहाँ पर लोगों को जलाया जाता है, वही जो चंडाल जो होता है ना, उसी को कहा जाता है जो लोगों को जलाता है ना। वहाँ पर बाहरों में शमशान के देखे हो ना, शमशान में जहाँ जाता है, मशीन में डाल दिया या आग लगा दिया, तो उसके बारे में देखेंगे, जिसको हम अछूत कहते हैं। क्या कहते हैं? अछूत कहते हैं, यानी कि वो तुम्हारी चीज़ें इस किताब में दिया गया है इसके बारे में कि जब चंडाल गाँव से गुजरता था तो सारे लोगों की दरवाजे और खिड़कियाँ बंद हो जाती थी, इस वजह से कि उसको देखेंगे तो दिन खराब हो जाएगा। चंडाल कभी भी चीज़ें खरीद के नहीं खाता था। वो जो जैसे कि कोई मर गया, उसका कपड़ा फेंक दिए, उसी कपड़ा को वो पहनेगा, उसका बर्तन फेंक दिए, उसी बर्तनों में वो खाना खाएगा, यानी कि उसके लिए लोग बाहर में रख देते थे सामान कि अपना आएगा लेके जाएगा, लेकिन उसका चेहरा देखना अशुभ माना जाता था। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद संपत्ति पर अधिकार, कि महिलाओं को कितना अधिकार है संपत्ति पर और पुरुषों का कितना अधिकार है संपत्ति पर। जैसे कि बात करते हैं कि अभी गाँव देहात में क्या होता है कि कहीं से महिलाएं आती है तो पूरा संपत्ति पर हक अपना जमाने लगती है, लेकिन इस किताब के अनुसार बताया गया, NCERT के अनुसार, जो कि शास्त्रों में लिखा गया है कि महिलाओं का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जो वो अपने घर से लेके आती है सामान, उसी पे है, यानी कि उसके पति का कोई भी सामान पे, यानी कि पति का जो घर है उसके पूरा जमीन उमीन जो भी है उस पर महिलाओं का कोई हक नहीं है। सिर्फ उसे अपने बाबूजी के यहाँ से जो पलंग लेके आए हैं उसी पलंग पर उसका हक है, उसके बाद जो टीवी लेके आए हैं उसी पर हक है, फ्रिज लेके आए हैं उसी पर हक है, यानी कि उसके पति के सामानों पे कोई हक नहीं है। ये इस किताब NCERT के अनुसार बताया गया है और शास्त्रों के अनुसार ये बताया गया है। लैंगिक आधार पर, यानी कि लैंगिक मतलब समझते हो ना, पुरुष और स्त्री, ठीक है, उसका किसका क्या अधिकार है, इसके बारे में समझेंगे। वर्णों के आधार पर, क्या सभी लोग ब्राह्मण द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते थे, अब इसके बारे में समझेंगे। करते थे या ना करते थे, अभी सस्पेंस में है, टॉपिक है। क्या ब्राह्मणों द्वारा जो नियमों बनाया गया था उस समय सभी लोग पालन करते थे या नहीं करते थे? बहुत सारे लोग करते भी थे, बहुत सारे लोग नहीं भी करते थे। जैसे समाज में स्त्रियों का क्या महत्व है, इसके बारे में देखेंगे कि समाज में स्त्रियों का जगह कितना है, कहाँ पर है। उसके बाद क्या केवल क्षत्रिय ही राजा हुआ करता था? अब केवल क्षत्रिय राजा में किसके किसके बारे में पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में पढ़ेंगे, शक शासक के बारे में पढ़ेंगे, शुंग और कण्व शासक के बारे में पढ़ेंगे, सातवाहन शासक, जो थोड़ा झलक देखे थे सातवाहन शासक के राजा किसान नगर में, इसमें थोड़ा बड़ा सा हिसाब से देखेंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे बौद्ध धर्म के अनुसार सामाजिक विषमता का कारण क्या है, यानी कि बौद्ध धर्म के अनुसार समाज हमारा किस प्रकार से है, ठीक है। इतना टॉपिक को हमारे इसमें पढ़ना है। लगभग 40-45 टॉपिक है इसमें जो आपको पढ़ना है। और हिस्ट्री में कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें आपको 50 टॉपिक से कम पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, 15 को चैप्टर है और ऊपर से पॉलिटी भी है, उसका भी सिलेबस बड़ा ही है, छोटा सिलेबस उसका भी नहीं है। तो आज जो हम लोग शुरुआत करेंगे, क्या करेंगे, महाभारत के बारे में। किसके बारे में? एक
यही अरे कब से क्या सातवाहन क्या है? सातवाहन सातवाहन, 7 गो 4 चक्का लिया के रख दिले, ओकरे सातवाहन कहे जी। वाहन की तारीफ सातवाहन राजा का नाम था, एक वंश था जिसका नाम सातवाहन था। उसी दिन से चिल्ला रहा हूँ, तू अभी ले साते वाहन में घूमे छे। यहाँ दुनिया कहाँ चांद पर पहुँच गया, तू अभी धरतीये खोद रहा है। अजीब बात है, तू हमारा से पूछ ना, वो कौन तोड़ लगे चूड़े, तू हमारा से पूछ ले। चलो महाभारत देखें, मतलब कि महाभारत टॉपिक देख ले। देखो महाभारत एक गतिशील महाकाव्य है, यानी कि सबको पता है महाभारत एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। महाभारत में बहुत सारी कहानी हुई थी। कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, किसके किसके बीच? कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, कौरवों में कौन थे? कर्ण थे। पांडव में अर्जुन थे। पांडवों का साथ कृष्ण दिए थे कि कौरवों का साथ दिए थे? पांडव के 5 भाई थे। पांडव 5 भाई थे। अच्छा ये बताओ, पांडवों का साथ कृष्ण दिए थे कि कौरवों का साथ दिए थे? पांडवों का साथ दिए थे कृष्ण। कर्ण जो था वो कौरवों के तरफ से था। ठीक है, और अकेला था। उसको भी पता था कि हम इस महाभारत को जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि सामने कौन खड़ा है? भगवान खड़ा है, जो विष्णु के अवतार जो सुदर्शन चक्र वाले, उनके सामने मैं जीत पाऊंगा ही नहीं। लेकिन अकेला पूरा लड़ा था रण में। श्री कृष्ण के बैठने के बाद भी उस रथ पर जब तीर चलाया गया था तो रथ कितना दूर पीछे जाके हटा था श्री कृष्ण के बैठने के बाद भी, जो कर्ण का तीर था। अब सोचो, कर्ण को भले छल से मारा गया, उनका सुरक्षा कवच हटवा दिया गया था, निकलवा दिया गया था। अगर वो होता तो वो नहीं मरते, अर्जुन हार जाता युद्ध। लेकिन यहाँ बात हो जाती सम्मान का, कि श्री कृष्ण तो भगवान का रूप है। अब जब रथ हिलना शुरू हुआ तो उस पर कौन आके विराजमान हो गए? हनुमान जी। उनको कहा गया, कौन आके विराजमान हुए? हनुमान जी। अब देखो क्या हुआ कि पहले बुद्धि, श्री कृष्ण जी के पास बुद्धि बहुत था। श्री कृष्ण जी को छलिया कहा जाता है, यानी कि छल से सारी चीज़ों को चाहे जैसे जीतो जितना है। ठीक है, और जब उनको कहा गया तो अर्जुन को कहा गया कि चलो, कर्ण तो अपना भाई अपने हिसाब से लड़ेगा, वो अकेला है। इसको कहा गया अर्जुन को कि चलो अब बल बुद्धि मिल गया, बल लेके आते हैं। तो बल लेने किसके पास जाओगे? हनुमान जी के पास ही जाओगे। सबसे ज़्यादा बली वही थे, वही आके विराजमान हुए थे। उसके बाद वो रथ हिला नहीं था। 2 को भगवान को सपोर्ट करना पड़े अर्जुन को जिताने के लिए, और कर्ण अकेले लड़ा था लास्ट तक। तो तुम्हारे किताब में ही है, इस किताब में 12th के हिंदी पढ़ोगे तो उसमें लिखा गया है कि अगर महाभारत का वार्तालाप कुंती और गांधारी का बीच होता तो युद्ध होता ही नहीं। क्या कि औरतों के पास अति ज़्यादा होता है, क्या उसको बोलते हैं, इमोशन ज़्यादा होता है। वही सोचती है कि हमारा नुकसान होगा तो उसका भी नुकसान होगा। लेकिन मर्द में होता है ना, तो मर्द उतना इमोशन नहीं जानता। मर्द का सीधे मन है कि फाड़ दे कपार तो अगर फाड़ दे डायरेक्ट। हाँ वही है, औरत सह जाएगी थोड़ा देर के लिए, औरत थोड़ा देर के लिए समझेगी कि हाँ अगर हम नहीं सुनो तो। अभी के औरत तो ड्राम में पैक कर देता, अभी के बाद थोड़ी कह रहा हूँ मैं, अभी के औरत के बाद थोड़ी कर रहा हूँ। अभी के औरत तो बुखार लगता है पति को तो ले जाता है हॉस्पिटल में, बुखार बेहोशी के सुइया दबा के उसको किडनी निकाल के बेच के भाग जाती है। तो पहले की बातें कर रहा हूँ, पहले जो था वही था। देखो महाभारत हमारा क्या है? एक गतिशील महाकाव्य है। ठीक है, सुनो, अब सुनो कहानी इसका, जिसमें कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में हुए युद्धों का वर्णन है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि जो महाभारत हुआ था वो कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पहला प्रश्न बनेगा कि महाभारत कहाँ हुआ था, तो ये कुरुक्षेत्र में हुआ था। और दूसरा प्रश्न बनेगा किसके और किसके बीच हुआ था, तो कौरव और पांडव के बीच हुआ था। किसके और किसके बीच? देखो यहाँ से अब प्रश्न कैसे बनना शुरू होगा, अगर टॉपिक मेरा क्या है? महाभारत। महाभारत से अगर उस एक लाइन से तुम बात करोगे ना, तो एक लाइन से कई प्रकार का प्रश्न बन जाएगा। एक लाइन से ना कई प्रकार का प्रश्न बनता है। प्रश्न कैसे बनता है? देखो पहला प्रश्न बनेगा ये कि महाभारत क्या है? महाकाव्य ग्रंथ है। अगर पूछ दे महाभारत क्या है, अगर क्या है पूछे, याद रखना तो क्या है? और महाकाव्य महाकाव्य क्या है? ग्रंथ है। ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, ये सबको पता है। महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है, रामायण से भी बड़ा ग्रंथ है।
ठीक है। रामायण तो एक साइड का, चलो एक राम जी का कहानी है, राम और रावण का कहानी है, लेकिन महाभारत में पूरा कुरुक्षेत्र आज तक याद किया जाता है। अब देखो राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? क्या कि उन्होंने कभी छल नहीं किया, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि उनके लिए सीता सबसे सर्वोपरि थी, जैसे कृष्ण के लिए राधा सर्वोपरि थी कृष्ण के लिए, लेकिन कृष्ण का ना 16,000 से ऊपर कन्याओं था, उनका प्रेम था, इस वजह से उनको मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। बहुत तरह से उनको मर्यादा पुरुषोत्तम का उपाधि नहीं दिया। अब राम जी कहाँ, बड़े घराने का, सबरी, सबरी में तो सबरी का जूठा खाओगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाओगा, ये शब्द है किताबों में, मतलब कि सबरी नीच जाति की औरत, ठीक है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम सोचो, ब्राह्मण कुल से जनेऊ पहनने वाला आदमी उनका जूठा खाया, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया कि उनके अंदर में। अभी लोग कहता क्या है कि राम राज चाहिए, राम राज का मतलब कोई समझता ही नहीं है। राम राज में न जाति होता है, न धर्म होता है, न भेदभाव होता है, न कोई बातचीत हो, सब धर्म और सब जाति खत्म कर दिया जाता है। जब राम राज था जिस समय, उसके बाद न जाति धर्म बनना शुरू हुआ। राम राज तक जब तक तब तो कोई जाति नहीं था, कोई धर्म नहीं था, कोई कुछ नहीं था, न छुआछूत, न भेदभाव, कौन ऊंच है कौन नीच है, ये सारा कहानी क्या हो गया था, खत्म हो गया था। यहाँ से अगर पहला प्रश्न बनता है तो ये बनेगा कि महाभारत क्या है, तो महाभारत क्या है, एक महाकाव्य ग्रंथ है। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि महाभारत जो कहाँ हुआ था, अगर कहाँ पूछ दे तो कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था। और ये महाभारत किसके बीच हुआ था, किसके बीच हुआ था, कौरव और पांडवों के बीच, कौरव और पांडवों के बीच। अब देखो एक लाइन में अगर बात करें तो एक लाइन में इतना प्रश्न बनता है आपका कि महाभारत एक गतिशील महाकाव्य ग्रंथ है, महाभारत एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। जो महाभारत हुआ था वो किसके किसके बीच, कौरव और पांडवों के बीच, और जगह कहाँ पर हुआ था, कुरुक्षेत्र में अपना क्या हुआ था, ये महाभारत हुआ था। अब आते हैं महाभारत की रचनाओं पे। ये तो था छोटा मोटा महाभारत का एक रूप। अब महाभारत की रचना की बात करते हैं तो महाभारत का जो रचना की बात करेंगे तो देखो शुरुआत में महाभारत में लगभग कितने श्लोक थे, 8800 श्लोक थे। पर समय समय के साथ ये संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी, 1 लाख तक हो गई थी। प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पर कि शुरुआत में, एक प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में बना है कि शुरुआत में महाभारत में कितने श्लोक थे। अगर बात करें शुरुआत का, ध्यान देना, अगर तुमसे बात करता है किसका, शुरुआत का, लेकिन शुरुआत का बात नहीं करेगा, वो बात करेगा किसका, महाभारत में कितने श्लोकों की संख्या कितनी है। नहीं, अगर हम पूछ दे डायरेक्ट कि महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो सीधा कहना है 1 लाख से अधिक। कितना है, 1 लाख से अधिक। शुरुआत पूछ दे, अगर शुरुआत में अगर श्लोक पूछ दे, श्लोक की बात करते हैं, अगर शुरुआत में पूछ दिया जाए तो कितना कहेंगे, 8800 कहेंगे। अगर पूर्ण श्लोक की बात करेंगे, पूरा श्लोक का पूछा जाए, अगर पूरा श्लोक कितना है तो कितना कहेंगे, 1 लाख से अधिक श्लोक अभी तक महाभारत में। अब महाभारत ना लिखाता था समय समय पर, जैसे जैसे बदलते गया ना वैसे वैसे महाभारत को क्या किया गया, जोड़ते हुए श्लोकों को क्या कर दिया गया, जोड़ते हुए चलाया गया। अब देखो क्या है कि समय समय पर यह संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 1 लाख तक हो गई थी। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि महाभारत का निर्माण 1000 साल पहले सालों में किया गया है। अगर पूछेगा, हाँ क्या, किसका श्लोक, गायत्री मंत्र याद हो, श्लोक होता है, गायत्री मंत्र है ना, उसी को कहते हैं। जैसे कि कोई श्लोक हो गया, जैसे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक है, ये क्या है, श्लोक है। क्या है, ये श्लोक है। जो संस्कृतों में लिखा जाएगा ना उसे हम क्या कहेंगे, श्लोक कहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि शादी में क्या पढ़ा जाता है, वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा वाला पढ़ा जाता है ना, ये शादी का मंत्र है। ठीक है, तो वही क्या है, ये सब क्या है, श्लोक इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं, श्लोक इसी को कहते हैं। अब एक बुद्धि टिका मैं क्या, तोड़ बुद्धि अब टिका मैं ठीक हो रहा लो, सही में अब तुम्हारा बुद्धि सही हो रहा है। देखो अगर सुनो, आप ध्यान दिया नहीं पापा, बहुत ध्यान दिए हैं आजकल इस पे कि अगर सुनो, अगर बात करेगा और महाभारत का निर्माण कितने सालों में हुआ है,
कितने सालों में हुआ है? 1000 सालों में। श्लोक 1 लाख से अधिक है रे। अगर बात करें श्लोकों की संख्या बढ़कर कितनी हुई थी? 1 लाख से अधिक। शुरुआत में श्लोकों की संख्या कितनी थी? 8800। अगर बात करें कि महाभारत का निर्माण कितने सालों में हुआ है, अगर इसका निर्माण की बात करेगा, इसका अगर निर्माण की बात करता है तो कितने सालों में हुआ है? कितना साल? 1000 साल में क्या हुआ है? इसका निर्माण किया गया है। किसका? चुप न तो क्या तू इधर 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 देख के पूछूं तो कोई आदमी मत बोलना, ठीक है? इसको तो क्या हिसाब किताब इसका लगाने दो अभी। अरे यहाँ देख, 10 बार कहा हूँ, यहाँ देख, उसी दिन भी तुमको समझाया था मैं कि मैं क्या हूँ। इधर ताक रहा, तू इधर ताकता है मेरे ऊपर। मैं क्या, मैं यहाँ कुछ पहन के बैठा हूँ, साड़ी उड़ी पहन के पढ़ा रहा हूँ। जब देखो तब मेरे ऊपर ही ताकता है तू। मन में कुछ चले था हाँ, चले तो ना चले तो पर इधर तक, इधर फिर इधर मत तकना, संभाल ले जमीलवा। देखो क्या है कि अगर प्रश्न पूछा जाता है कि महाभारत का निर्माण कब हुआ था, तो 1000 सालों तक महाभारत का निर्माण हुआ था। इन दोनों बातों का ध्यान में रखकर एक बात स्पष्ट होती है कि महाभारत का निर्माण किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया होगा। महाभारत का जो निर्माण हुआ था किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया। क्या है कि समय बदलते बदलते समय के अनुसार महाभारत में भी क्या हुआ, श्लोक, जैसे कि कहा शुरुआत में 8800 श्लोक था। अब इसी से तुम अंदाजा लगाओ ना, जब महाभारत की शुरुआत में कितना श्लोक था? 8800। उसके बाद ये 1 लाख से अधिक पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है? 1 लाख से। जो शुरुआत में जो व्यक्ति होगा वो इस समय व्यक्ति होगा? नहीं होगा। नॉर्मल सी बात है, जब शुरुआत में जो व्यक्ति यहाँ होगा, मान लो वो यहाँ व्यक्ति होगा, आए नहीं होगा। होगा रे अनिल? संभव है? मान लो कि अभी तुम कोई किताब लिख रहे हो, ठीक है, सुनो ध्यान से, अब इन्हें देख ले, थोड़ा सा बतिया रहे हैं तो अब इतना तू सही ना बन। अगर शुरुआत में तुम कोई किताब आज लिख रहे हो, उस किताब को लगभग पूरा पूर्ण रूप से हुआ नहीं, तुम बूढ़े हो गए, उसके मान लो कि उस किताब में इसने 500 श्लोक लिखा। कितने श्लोक लिखा? 500 लिखा। उसके बाद ये चला गया, वही जो हो जाए, आज चला गया, छोड़ो। अब उसके बाद इसके किताबों को दूसरा कोई व्यक्ति लिखेगा, ठीक है, फिर उसमें श्लोक जोड़ा जाएगा, फिर उससे उसमें जोड़ा जाएगा। तो यही क्या, महाभारत का जो निर्माण किया गया था, महाभारत का जो निर्माण किया गया था एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया था। समय समय पर इसमें नई नई रचनाएं क्या होती चली गई, जुड़ती गई, यानी कि समय समय पर इसमें रचनाएं होती गई और बढ़ती गई। ठीक है, अगर बात करते हैं महाभारत के लेखक का, इस टॉपिक से प्रश्न बनता है आपका 1 से 2। प्रश्न क्या है कि महाभारत का मुख्य साहित्यिक लेखक कौन थे? वेद व्यास को माना जाता है। किसको माना जाता है? वेद व्यास को। साहित्यिक जो लेखक थे वो कौन थे? वेद व्यास थे महाभारत के। याद रखना, महाभारत के लेखक कौन? वेद व्यास। कौन थे? अगर बात करें लेखक कौन था, अगर लेखक की चर्चा कर दे कि महाभारत का लेखक कौन था, तो भाई वेद व्यास था। कौन था? वेद व्यास महाभारत का क्या था? लेखक थे। वेद व्यास ने ही महाभारत को साहित्यिक रूप दिया, यानी कि साहित्यों में ग्रंथों के रूप में वेद व्यास ने ही इसको रखा है। किसको? महाभारत को। किसको? महाभारत को। लगभग सुनो, लगभग 200 ईसा पूर्व इसमें मनुस्मृति के कुछ अंशों को जोड़ा। मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनुस्मृति के लेखक 2 बार बता चुका हूं। मनुस्मृति के लेखक श्री कृष्ण। हाँ, सेकेंडे चैप्टर में बताया। इंडिया के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। मनुस्मृति का मार के मुंह फुला देबू हम। मनुस्मृति का मनु कौन? मनु, उसका नाम है मनु है। मैं 10 बार बोल चुका हूँ कि मनुस्मृति का लेखक मनु है। ठीक है, ध्यान रखना, मनु कौन है इसी चैप्टर में पता चलेगा कि मनु है कौन। ठीक है, शांति से बैठो, लेकिन याद रखना इसको प्रश्न बन जाता है कि मनुस्मृति के लेखक कौन है। ठीक है, अब देखो याद रखना कि महाभारत का लेखक कौन था? वेद व्यास था।
मनुस्मृति का, और इसे वेद। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा कि महाभारत को साहित्यक रूप किसने दिया था? साहित्यक रूप किसने दिया था? वेद व्यास ने दिया था। और इसमें क्या है कि लगभग 200 ईसा पूर्व में इसमें मनुस्मृति के कुछ अंशों को जोड़ा गया। इसके बाद इसमें श्री कृष्ण और भागवत गीता के उपदेशों को भी क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया महाभारत में। बाद में चलकर इसमें कुछ ग्रंथ मनुस्मृति का जोड़ा गया था, लेकिन जैसे क्या महाभारत से तो रिलेटेड श्री कृष्ण है ना, भागवत गीता है, गीता के उपदेशों को भी और श्री कृष्ण के बारे में भी क्या कर दिया गया? महाभारत में जोड़ दिया गया। क्या कर दिया? जोड़ दिया गया। अगर बात करें महाभारत का निर्माण काल, अगर तुमसे पूछा जाएगा कि महाभारत का निर्माण काल कब से कब तक था, तो कब से कब तक था? 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी माना जाता है। मतलब कब से कब तक रे? 500 मई 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी। अगर डायरेक्ट ईसा कह दोगे तो फिर तो यही वाला बात कर दिया। छोट छोट बात के ध्यान रख, कहावत है देखे पे छोट घाव करे गंभीर। ईसा अगर कह दियो तो फिर ये वाला बात चला आया। कहना क्या है? ईस्वी वाला बात कहना है। तो महाभारत का जो निर्माण काल था वो कब से कब तक था? 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी में इसका क्या था? निर्माण काल था। ध्यान रखना। प्रश्न बनता है कि महाभारत का निर्माण काल 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी होता है, और ऑप्शन में कभी कभी इधर से उधर कर देता है। पहले कह देगा ईस्वी, उसके बाद कह देगा ईसा पूर्व। तो देख लेना, पहले अगर ईस्वी नजर आए तो उसको काट देना, कहना कि नहीं होगा। ईसा पूर्व वाला ऑप्शन तुम्हारे पास होगा, ठीक है। उसी ईसा पूर्व वाले में तुमको क्या करना है? गोल रंगना है, टिक न लगाना। मार तो गिर जाओगे ऊपर। कहला कि टिक लगाएगा रे, टिक लगा के तू सब चोखा करवाएगा कि उसमें ओए मार देता है ना। गोल 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 रंगना है, ठीक है। सिखाऊंगा मैं, परेशान ना हो। आओ आगे आते हैं। इधर देखो, महाभारत को क्या कहा जाता है? महाभारत को एक दूसरा नाम भी है जिसे हम जय संहिता के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? यहाँ से प्रश्न बना है, 4 से 5 बार प्रश्न बना है कि महाभारत को किस नाम से जाना जाता था। तो महाभारत को अगर नाम की बात करेगा, अगर ये इसका दूसरा नाम की बात करेगा, किसका? महाभारत का, तो नाम क्या कहेंगे? जय संहिता इसका क्या है? दूसरा नाम है। जय संहिता क्या है? इसका दूसरा नाम है। ये चीजें ध्यान रखना। यहाँ तक किसी को डाउट है? बताओ रे। तो समझ नहीं आया? कहाँ समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आता डायरेक्ट बोलिए। थोड़ा ज़्यादा फिक्र दे ले। कहाँ नहीं आया समझ में बताइएगा, तब तो मैं बताऊंगा। ये टॉपिक जो था उसमें समझ में नहीं आया। इस टॉपिक में था क्या? इस टॉपिक में ये था कि महाभारत के बारे में हमको चर्चा करना था। महाभारत के बारे में हमें जान गया कि महाभारत किसके किसके बीच हुआ था? कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। इसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं समझने वाला। दूसरा चीज़ क्या कि महाभारत कहाँ पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। तीसरा बात क्या था कि महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। लेखक का नाम पता करना था। चौथा चीज़ ये था हमारे में कि इसके निर्माण का काल कब से कब तक था? 500 ईस्वी तक इसका निर्माण काल था। तीसरा चीज़ था कि महाभारत को किस नाम से जाना जाता था? जय संहिता के नाम से जाना जाता था। चौथा क्या था इसमें? बताओ। हाँ, इसमें शुरुआत में श्लोकों की संख्या महाभारत में कितनी थी? 8800। बाद में श्लोकों की संख्या बढ़कर कितना हो गया? 1 लाख से अधिक। इतना ही तो था, इसमें कुछ था ही नहीं समझने वाला। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन निकाल देना था, इतना ही क्वेश्चन निकालना था। मेन दिक्कत क्या है ना कि शुरुआत से क्लास नहीं है, दिक्कत यहीं पे फंस रहा है। 1 से 2 दिन में फंसेगा, तीसरा दिन में फिर उसी लाइन में रह जाइएगा,
फिर समझना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब ये सब के समझा दिली तो आपको भी समझा सकता हूँ, परेशान ना होइए। ओकरा जब हम समझा दिली, उसको हम समझा दिए। अभी बुझे महाभारत के लेखक कौन है? मनु या वेद व्यास? आए और पूछूं? महाभारत किसके किसके बीच हुआ था? कहाँ पर हुआ था? जब उसको समझा दिए तो आपको समझाने में समय नहीं लगेगा। समय बस क्या है ना कि 2 चैप्टर खत्म है, दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, तीसरा भी उसी से रिलेटेड है। तो इस वजह से पीछे वाला जो कहानी नहीं पता है ना, इस कारण से 1-2 दिन डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। और जो पीछे छूटा है उसका कवर कराना मेरा काम है, मैं करवा दूंगा, उसका परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन 1-2 दिन समय लगेगा उसको एकदम पटरी पर लाने के लिए, उसको समय लगा। इसमें दे अभी पहले तो एक शब्द उसका कौन निकलता था उसके मुंह से, आज तो बेचारा सुनाइयो देता है। तो जब उसको समझा सकता हूँ तो मैं किसी को समझा सकता हूँ। 70 साल के बुढ़वा मरत रहेगा ना, उसको समझा सकता हूँ इतिहास, उसको समझा दिया तो। अब क्या कर सकते हैं? हैंड राइटिंग में ठीक हो गया। अब सुनो, ऐ देखो यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ से समझ, टॉपिक यहाँ से समझ में आएगा। अब आ जाए हिस्ट्री 33। आधुनिक समय में बात करें तो ये तो पहले का समय था, जिन्होंने वेद व्यास की, क्या वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है, ठीक है। लेकिन आधुनिक समय कहने का मतलब क्या है? मॉडर्न समय में। अभी हम लोग कौन समय में जीते हैं? मॉडर्न में जीते हैं। मॉडर्न की तरह रहते हैं, मॉडर्न की तरह बातें करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे कि सब चीज़ मॉडर्न हो गया है, मोबाइल से लेके सब चीज़। पहले प्राचीन समय में मोबाइल का कोई लेना देना नहीं था, अभी छुए वाला मोबाइल है, जिसको टच स्क्रीन कहते हैं। अभी छुए वाला मोबाइल है, नहीं है ना नीलवर? छुए वाला है नहीं, इसको छूते तो चलता है, बिना छुए चलेगा? मुंह से सब में नहीं होता है ना, सब में वो सिस्टम नहीं ना है। नैका बसारा में है, अरे हमें चलाना ही नहीं है सबसे पहला चीज़। नहीं तो मुंह से एकदम सब चीज़ें मुंह से तुम थोड़ी कर सकते हो, सारी चीज़ें इसे मुंह से कर सकते हो। नहीं, सब चीज़ें यानी कि जैसे हाथ से सब चीज़ें कर लेते हो, इसे मोबाइल से कर सकते हो। अगर मान ले कि तुरा गेम खेलेगा क्या, फ्री फायर, मुंह से खेल लेबे? आए खेल लेगा? तू कभी पैर से खेलबे? अब सुनो, तो उसी तरह पहले के समय में, प्राचीन समय में वेद व्यास जी थे। अब आधुनिक समय में बात करें, सन 1919 में, कब? एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है BS सुक्थांकर। यहाँ था होगा, क्या होगा? सुक्थांकर, ध्यान देना। सन 1919 ईस्वी में, सन 1919 ईस्वी में यही तो राइफल से खूटा ठोकर तब क्या है बात? तबीयत खराब है? जिंदा रहे ना, जिंदा रहेगी ना। देखिए रोड पर चले गिर उड़ ना जाइए, ठीक है, जा सकते हो। चलो देखो, प्राचीन समय में, पुराने समय में वेद व्यास जी का नाम आता है, ठीक है। लेकिन जैसे शुरुआत आया, मॉडर्न समय आया, तो समय था कौन सा साल? 1919। एक व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम होता है BS सुक्थांकर, जो क्या संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। क्या थे? संस्कृत के बहुत बड़े क्या थे? वो विद्वान थे। ने महाभारत का पुनः रचना का जिम्मा उठाया। अब क्या किया गया, जो महाभारत पहले लिखी गई थी, ठीक है, जो पहले लिखी गई थी तो उसको समझ में तो सबको नहीं आएगा। वो वेद व्यास जो जी द्वारा लिखा गया महाभारत था, वो सब चीज़ें मिलना बड़ा मुश्किल था। अब पहले के समय में कहाँ वो ग्रंथ रखा गया है, कहाँ पे है, उसकी छोटी छोटी चीज़ें मिला था, जिसके कारण क्या था, वो ग्रंथ पूर्ण रूप से सही तो पूरा तो था एकदम। अभी हम भी जो पढ़ रहे हैं सब वेद व्यास जी का ही पढ़ रहे हैं, उन्हीं का कहानी पढ़ रहे हैं, तभी हम लोगों को पता है कि महाभारत क्या है, ठीक है। लेकिन उनसे फिर से उनका क्या करना,
पुनः निर्माण करना का जिम्मा किसने, जो अच्छे जगह से लिखा जाए, अच्छे तरह से लिखा जाए, जो सब व्यक्ति महाभारत को क्या करे, समझे। तो उसका जिम्मा कौन उठाया 1919 ईस्वी में? बीएस सुक्तांकर ने, जो संस्कृत के क्या थे। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा कि बीएस सुक्तांकर के किस विषय के सबसे महान विद्वान थे? संस्कृत के। अब यहाँ से एक और प्रश्न बनेगा कि महाभारत का पुनर्रचना किस ईस्वी में किया गया था? 1919 ईस्वी में किया गया था। अब देखना, इन्होंने ये जिम्मा उठा लिया, इन्होंने कहा, क्या कहा, सुनो कहानी। इन्होंने कहा कि महाभारत जो है, जो पुरानी ग्रंथ है, हमारा जो महाकाव्य है, बहुत बड़ा विशाल ग्रंथ है, उसको हम फिर से पुनर्रचना करना चाहते हैं, यानी कि सारे लोगों उसको समझ पाए और पढ़ पाए, यानी कुछ चीज उसमें से सीखे। क्या कि भागवत गीता भी उसमें डाला गया था, गीता के उपदेश भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, कृष्ण के उपदेश भी बहुत सारे अच्छाई बताया गया है, ठीक है। तो ये सारे श्लोकों को उसमें डालना था, यानी कि इनका कहने का एक ही मतलब था कि जो महाभारत है उनको श्री कृष्ण का किरदार उसमें है, मेन आदमी है, सारा रचा गया उन्हीं का था, महाभारत ही पूरा उन्हीं का रचा गया था। तो कहा गया जो गीता का, श्री कृष्ण का गीता का जो उपदेश है वो भी क्यों ना हम महाभारत में डाल दें, कि एक बार में ही व्यक्ति सारा चीज़ों को पढ़ ले और समझ ले, ठीक है। तो इन्होंने जिम्मा उठाया, इस परियोजना में उन्होंने देश में उपलब्ध महाभारत संबंधी सभी पांडुलिपियों और जानकारियों को इकट्ठा किया और उनके आधार पर महाभारत बनाई। अब सुनो, इन्होंने क्या किया, अब महाभारत से जो जो चीज़ें मिली, इनकी छोटी छोटी चीज़ें सब अभिलेख हो गया। पांडुलिपि कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई ये सारे ये क्या है, इस पेपर है, पहले फिल्मों में देखा होगा कि ऐसे मोड़ के लेके आता था, ऐसे मोड़ के लेके आता था, राजा महाराजा ऐसे खोल के पढ़ता था, ठीक है। उसी तरह का जो जो चीज़ मिला, ठीक है, उसी से उन्होंने वहाँ से निकाला और वो महाभारत में लिखना स्टार्ट कर दिया, जो महाभारत से रिलेटेड चीज़ था। अगर बात करें कि जैसे घर में सब्जी बनाते हो तो सब्जी से रिलेटेड क्या चीज़ होता है, तुम्हारा आलू होता है, गोभी का सब्जी बना रहे हो तो गोभी होगा, और उसके बाद नमक खोजोगे, 100% खोजोगे, क्या है, सब्जी से रिलेटेड चीज़ है कि नहीं। उसके बाद मसाला खोजोगे, मसाला में धनिया, हल्दी, मिर्चा सब खोजोगे, क्यों, क्योंकि ये सब्जी से रिलेटेड चीज़ है। तो महाभारत से सेम वही चीज़ लागू कहाँ कर दो, महाभारत वाले पर्सन में, यानी कि महाभारत से रिलेटेड जो जो चीज़ मिला वो सब उन क्या करते चले गए, वो लिखते हुए चले गए अपने महाभारत में। और लिखा तो इस कार्य को पूर्ण करने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा, 47 वर्ष का समय लगा। कितने वर्ष का समय लगा, 47, यानी कि 1919 में इन्होंने जिम्मा उठाया और 47 वर्ष लगा। तो जोड़ लो कितना, 9 7 16, 4 1 5 1 6, ये कितना है, ये जोड़ है 9, यानी कि 1966 में महाभारत को पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, तैयार किया गया। अब यहाँ से प्रश्न बनता है अनिल, ध्यान देना कि महाभारत को आधुनिक समय में महाभारत के कितने वर्षों में तैयार किया गया था? कितने वर्ष लगे थे? 47 वर्ष। कितने वर्ष? 47 वर्ष यहाँ दिया हुआ है। कितने वर्ष लगे थे? 47 वर्षों में महाभारत को तैयार किया गया था। कभी प्रश्न घुमा देता है, क्या करता है कि तुमसे पूछ देगा कि बताइए कि बीएस सुक्तांकर द्वारा महाभारत को कितने समय में तैयार किया गया था? 47 वर्ष। और कहीं प्रश्न अगर ये बताना कि 47 वर्षों में किनके द्वारा महाभारत को तैयार किया गया था? ए बैल बीएस सुक्तांकर। अभी ये नाम भूल रहा है ना, तो बाद में चल के यह नाम है तो साफ दिमाग से उड़ जाता तो अभी ऐसा नाम है, बाद में चल के जैसे ये वाला सीन आएगा ना, अंग्रेजों वाला जब पाठ आना शुरू होगा तो उसमें तो अलग अलग प्रकार के नाम मिलेगा। नामों तो सुन, अभी हम लोग के यहाँ रमेश, महेश, भूपेश, ये सब चीज़ें, सलमान, मान, ये सब नाम रखा जाता है जो एकदम आसान है। अब पहले के समय में एलिजाबेथ, जनरल डायर, वारेन हेगेस्टन, वास्को डी गामा, ठीक है, अब यह नाम रहता है। अब उसको बुलाएगा, मान लो कि वास्को डी गामा के बुलाएगा, अगर हमनी सब अपना भाषा में तो कथी कहेगा, वास्को डी गामा दीवा वाला, यानी कि अभी के तो जैसे कि हम लोग का कोनो का नाम है, मान लो कि रमेश, तो रमेशवा कह देंगे कि नहीं कह देंगे, तो सुनने में अच्छा भी लगेगा। अब वास्को डी गामा कहेंगे तो सुनने में उसको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो ऐसा नाम आएगा। हाँ, तो वही तो जैसे कैमरन ग्रीन, डेविड वार्नर,
कभी कभी बोल मुंह से निकल जाएगा डेविड वार्नर। तो ऐसा ऐसा नाम आएगा तुम्हारे इतिहास में, पढ़ेगा, मिलेगा तुमको, और उसको देखना होगा। देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि कितने वर्षों में महाभारत को तैयार किया गया था बीएस सुतांकर द्वारा? 47। किनके द्वारा? बीएस सुतांकर द्वारा। अब देखो, अब यहाँ पर ना एक टॉपिक के द्वारा समझो इस लाइन को, एक चार्ट के द्वारा समझो। आधुनिक समय में महाभारत, हमारा टॉपिक क्या है? आधुनिक समय में अनिल क्या? महाभारत। अब प्राचीन समय वाला तो देख लिए, प्राचीन समय वाला देखे थे ना। अब यहाँ देखो, सुनो, अब यहाँ पर एगो छोटा सा, ये क्या है? पेटी, बक्सा, टाल लगाऊंगा अभी 1 मिनट। ये प्राचीन समय की महाभारत की बात करते, किस समय की? प्राचीन समय की। अगर प्राचीन समय की बात करेंगे, अगर प्राचीन समय में पेटी थोड़ी ना था संदूक। हाँ अरे उसी को बोल दिया एक तो अच्छा खासा बात करबे राहुल गांधी वाला, तब तो हम बात पे कोनो मतलब न करब। तू कहबे कि सर जी हम जाई छी मशीन बनावे कि आलू डालम सोना निकल जाए, और सोना के साथे साथे 2-4 गो 4 चक्को निकलत। ये पर कोनो टॉपिक है? आए संभव है? कुछ बोल देगा। हाँ तो छोड़ो ना भाई, संदूक अभी के समय में पेटी कह रहा हूँ तो कौन खराब कह रहा हूँ? खराब है अनिल? हाँ अनिल भाई कह दिया, सही है तो सही है। अब प्राचीन समय में पहले महाभारत, इनका लेखक कौन थे? अगर आपसे पूछेगा कि लेखक कौन? वेद व्यास। इसमें पहले शुरुआत में कितने श्लोक आए? श्लोक कितना? 8800। बाद में कितना? 1 लाख से अधिक में। उसके बाद क्या देखे थे? रचना देखे थे। उसके बाद कुछ नहीं देखे थे। प्राचीन समय में वेद व्यास जी के समय में और श्लोक देखे थे, उन्होंने लेखक की, उन्होंने रचना किया था। ठीक है, यहाँ तक। हाँ, इनका एक नाम, महाभारत को किस नाम से जाना जाता था? जय संहिता के नाम से। कौन संहिता? जय संहिता। मैं इसलिए यहाँ लिखा हूँ ना कि अब आधुनिक समय वाला से रिलेट करेंगे इसको। अगर यहाँ बात करें कि किसका बात, हाँ इसमें वो ईस्वी लिख दो। अगर ईस्वी लिखोगे सकाल, क्या काल लिखोगे तो 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी। अब ठीक है, अब इसको रिलेट करो आधुनिक से। अब आधुनिक से कैसे रिलेट करोगे? देखो अब रिलेट करो। पहला क्या है? लेखक। कौन? बीएस सुतांकर। कौन? बीएस सुतांकर। ठीक है, उसके बाद क्या? श्लोकों की संख्या 8800 से 1 लाख से अधिक, इसमें भी हम डाल सकते हैं। ठीक है, 1 लाख से अधिक के बात हो गया तो श्लोक यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 1 लाख से अधिक ही होगा। उसके बाद बात करें इनका क्या था, कब इनकी रचना हुआ? 1919 ईस्वी में इन्होंने क्या उठाया? जिम्मा उठाया इनका कि हम महाभारत की क्या करेंगे? पूरा पुनः निरचना करेंगे। इनकी जानकारी का स्रोत, महाभारत से जानकारी का स्रोत कहाँ से उठाने का प्रयास किया? अभिलेख और पांडुलिपि, 2 याद रखना है मात्र, अभिलेख और पांडुलिपि। अगर जानकारी पूछेगा कि इनको बीएस सुतांकर की महाभारत की जानकारी कहाँ से इन्होंने जुटाना चालू किया था, तो कहाँ से? अभिलेख और पांडुलिपि हो। ठीक है, अगर समय की बात करेगा कि महाभारत में कितने समय लगा था? कितने वर्ष? समय अगर बात करें तो कितने वर्ष का समय लगा था? 47 वर्ष का। कितना?
47 वर्ष का समय लगा था। एक चीज़ याद रखना, सिर्फ और सिर्फ बी एस सूतंकर इनका मेन नेतृत्व कर रहे थे, इनके साथ इनका टीम था, ठीक है, अकेले नहीं होता है ये सारी चीज़ें। इनके साथ क्या था, 5, 6, 7 आदमी का टीम था, सबका अलग अलग काम था, सब अलग अलग जानकारी जैसे जैसे जुटा के ला रहे थे वैसे वैसे महाभारतों में लिखा जा रहा था। अब यहाँ पर एक और प्रश्न यहाँ से बनता है, प्रश्न ये बनता है कि 47 वर्षों का तो इनका समय लगा, लेकिन इसका प्रकाशन में कितने हजार पेज थे, 13,000 पेजों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया गया। मतलब कि अगर इस महाभारत का आधुनिक समय के महाभारत की पेजों की संख्या पूछता है एग्जाम में, कितना पेज था, कितना था, 13,000 में इस महाभारत का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। क्या किया गया था, निर्माण। अब आओ इसको इससे रिलेट करो। अब रिलेट क्या करेंगे, प्राचीन समय में महाभारत के लेखक कौन, वेद व्यास, आधुनिक समय में बी एस सूतंकर जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। श्लोकों की संख्या 888 से 1 लाख से अधिक, ठीक है, इसमें भी 1 लाख से अधिक। उसके बाद बात करेंगे कब हुआ था इनका निर्माण, 1919 में इन्होंने जिम्मा उठाया कि फिर से हम महाभारत की क्या करेंगे, रचना करेंगे। जो छोटी छोटी चीज़ें छूट गई है अपने हिसाब से ऐड करने का, जोड़ने का इसमें प्रयास करेंगे। अगर बात करें इसका काल 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी, ठीक है। इनका जानकारी कहाँ से मिला महाभारत का, क्योंकि उस समय तो जब ये 1919 में करे तो उस समय तो वेद व्यास था नहीं, था नहीं, कह रहे थे नहीं वेद व्यास, ठीक है। तो वेद व्यास नहीं थे तो इनको जानकारी महाभारत को कहाँ से लेना पड़ेगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता खोजने गए थे तो खुदाई करके निकाले थे चीज़ों को, तो इनको भी तो पांडुलिपि, अभिलेख, उस समय की चीज़ों को देखना होगा या नहीं देखना होगा, उस समय चीज़ों को देखना होगा या नहीं। तो ये चीज़ें जैसे कि अभी बात करें कि इसका काल कब से कब तक, 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी। इसमें कितना समय लगा था आधुनिक महाभारत को बनाने में, 47 वर्षों का। पेजों की संख्या कितनी थी, 13,000। यहाँ तक डाउट है किसी को? अब है, ठीक है, आएगा जरूर आएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब आ जाओ अपने सबके घर परिवार में चलते हैं, अपने घर परिवार में, अब अपने परिवार में ही चलते हैं, ठीक है। सब अपना अपना घर ले लेना, मैं अपना घर ले लूँगा, तुम सब अपना अपना जिसका इसका जो घर है पकड़ लेना, ठीक है। क्या डाउट है, बोलो, बोलना रे। डाउट नहीं है, हाँ ऐसे ही पूछ रहा था कि 1919 में जलियांवाला बाग, हाँ तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हाँ तो इनका अपना अलग डिपार्टमेंट है भाई, उनका अलग डिपार्टमेंट है, तो इससे उसको क्या लेना देना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, ये कहाँ अपना थे, तो 1919 ईस्वी 365। अरे 19वीं क्या बात नहीं, 1919 सही कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। उसी समय से इन्होंने महाभारत का जिम्मा उठाया था, लेकिन वो अलग टॉपिक में चला गया, ये अलग टॉपिक में आ गया, ठीक है। तो इससे उसको रिलेट हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो अंग्रेजों वाला बात हो गया और ये यहाँ महाभारत ये ग्रंथों वाला बात हो गया, तो इससे हम उसको रिलेट नहीं करेंगे। अब आते हैं अपने परिवार में, किसमें जो हर रोज की हर दिन की कहानी होती है। अपने परिवार में धर लेना, अपना परिवार मतलब अपना घर, माता पिता, भाई बहन, मतलब गांव में कहता है परिवार मतलब घरवाली, कहता है ना गपा गांव में कि हमारा परिवार है, यानी कि हमारे मेहरारू है, वो वाला परिवार ना, माता पिता, घर, जिस घर में रह रहे हो ना वो चीज़ें पकड़ना, ठीक है, मेहरारू को छोड़ के। देखो परिवार के बारे में समझते हैं, परिवार समाज का महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक था, आज भी है। परिवार जो है समाज के एक संस्था ही तो है, यानी कि ये क्या है, अगर कोचिंग संस्था है तो जिस परिवार में रह रहे उसमें माता पिता है, भाई बहन है, चाचा चाची है, बाबा दादी है, सब है, तो क्या है वो एक प्रकार का संस्था ही तो है। सब साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ ज्ञान ले रहे हैं, बात हो गया खत्म। परिवार इसी को कहते हैं, परिवार सिर्फ और सिर्फ संस्था होता है। क्या होता है, संस्था होता है। ध्यान रखना कि परिवार को मेहरारू नहीं कहते हैं, समझ गया। परिवार को किसको कहते हैं, वो संस्था होता है जिसमें आपके माता पिता, भाई बहन, आपके पूरा फैमिली हो, उसे हम क्या कहेंगे, परिवार कहेंगे, ठीक है। संस्कृत ग्रंथों में परिवार को क्या कहा जाता था, कुल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कुल। अगर आपके बात करेंगे ना तो घर में, तो आप किस, जैसे कोई कहेगा कौन कुल के बच्चा है,
गांव में कभी कभी कहा जाता है कि तू कौन कुल के बच्चा छे। कुल मतलब कि किस वंश के आप बच्चा है। जैसे कि हम अगर हमारा वंश पूछेगा तो हम कहेंगे कि ठाकुर वंश के, हम ठाकुर खानदान के हैं, ठीक है। जो आपका टाइटल लगेगा उसी को क्या कहा जाएगा, कुल में आ जाएगा। क्या कहो, हाँ ब्राह्मण समाज। तो हम क्या कहें, ठाकुर भी आएगा तो ब्राह्मण समाज, ब्राह्मणे कुल में ना आएगा। जैसे कि आप देखो कोई मुस्लिम में चले आते हैं, सिया और सुन्नी अलग अलग होते हैं, तो वो भी जो सिया होगा वो भी कुल में आ जाएंगे अलग वाले में, सुन्नी भी अलग वाले में, ठीक है। जैसे कि हम ब्राह्मण हैं तो सही कहा कि उसको कुल में आ जाएंगे, क्षत्रिय कुल में आ जाएगा, शूद्र कुल में आ जाएगा, वैश्य कुल में आ जाएगा। तो इसी अलग अलग तरह से उसी को क्या कहा जाता है, कुल कहा जाता है। परिवार को पहले क्या कहते थे, कुल कहा जाए। क्या कहते थे, कुल मतलब टोटल ना। दो चीज समझा, एगो परिवार को मेहरारू नहीं कहते हैं, ठीक है, एगो कुल मतलब टोटल नहीं कहते हैं। टोटल से बहुत चीज याद हुई तो जाई छे ना गुप्ता जी में। हाँ ठीक है। संस्कृत ग्रंथों में परिवार को क्या कहा जाता है, कुल कहा जाता है। अब देखो परिवार की विशेषता क्या होती है, हर घर में होगा। परिवार की एक अलग विशेषता होगी जो हर घर में आपको देखने को मिलेगा। सब घर में यही चीज होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। अब देखो तो, अब सोचो ये बात चल रहा है 500 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व की कहानी। क्या उस समय से अभी तक एक ही चीजों में ढाल दिया गया है। जिस समय उस समय जो चल रहा था आज भी वही चीजें चल रही है। जैसे कि पहला पढ़ना कि परिवार के सभी सदस्यों में संसाधनों का क्या करना, बंटवारा करना। मान लो कि संसाधन के मतलब कि तुम्हारे पास वो क्या है कि मोटरसाइकिल है। क्या है, मोटरसाइकिल है। क्या है, मोटरसाइकिल छोड़, साइकिल पढ़ा हुई, हाँ साइकिलें पढ़ाते हैं। तुम्हारे पास साइकिल है, साइकिल ना लिखे हैं, साइकिल लिखे हैं, ठीक है। क्योंकि देहाती में साइकिल हम लोग कहते हैं, साइकिल ना कहते हैं। पाउडर वाला भाषा में, पाउडर वाला लेके भाषा जो शहर के होता है ना, वो साइकिल कहता है, ठीक है। तो हम लोग तो गांव देहात के माटी में लेटायल फेटायल आदमी, तो हम लोग क्या कहते हैं, साइकिल। मोटरसाइकिल वो सब बाइक अथी मोटरसाइकिल के कहता है बाइक। पाउडर वाला जो लड़का होता है शहर वाला, जो पाउडर के दूध पी ले रहता है, वो क्या कहता है, बाइक। हम लोग क्या कहते हैं, मोटरसाइकिल, ठीक है। तो मोटरसाइकिल यानी कि वो साइकिल ले लेते हैं। भाई की संख्या तुम्हारे पास कितना है, 2 लोग हो। कितने हो, 2 लोग हो। तो एक साइकिल पर 2 लोग, यानी कि बंटवारा किया जाएगा उसमें। यानी कि ये समय तू चलाइए तो ये समय तू चलाइए। यानी कि संसाधन में क्या हो गया, साइकिल। ये क्या हो गया, संसाधन आपका क्या हो गया, साइकिल। भाई तुम 2 गो, तुम मान लो कि पिताजी द्वारा कहा गया कि इस समय में तुम चलाएगा साइकिल, उस समय में वो चलाएगा साइकिल। ये नॉर्मल बंटवारा हो गया। अब घर में दीवार वाला भी बाकी है। ये छोटा सा बंटवारा जो है, जो अपना प्रेम भाव वाला बंटवारा जो होता है वो वाला, यानी कि दोनों भाई में इस टाइम में गांव में देखते हो ना घर में कि एक वो साइकिल ला, दोनों भाई लड़ रहा है, तो एक टाइम बना दिया जाता है कि 1 घंटा तू चलाएगा, 1 घंटा वो चलाएगा। तो ये हो गया क्या, संसाधनों का बंटवारा करना। जैसे मोबाइल है, अभी सबके घर में होगा, सबके घर में मोबाइल होगा, और मोबाइल वाले का 2 बच्चा होगा, उसका दोनों में लड़ लेगा कि हमारा मोबाइल दे ना तो हमारा मोबाइल दे। इस लड़ने में क्या हो जाता है, माता पिता द्वारा टाइम बना दिया जाता है कि 2 घंटा तू चलाएगा मोबाइल इस टाइम में, 2 घंटा वो चलाएगा मोबाइल। तो क्या हो गया, संसाधनों का बंटवारा हो गया। अब दूसरा क्या देखना, मिलजुल कर रहना। पहले बताया गया कि मिलजुल कर परिवारों में रहना, लेकिन अब नहीं रहा जाता है। समय आने के बाद बियाह होता है तो बीच में दीवार आ जाता है, ठीक है। कभी भी मर्दों के चलते बंटवारा नहीं होता है। जब भी बंटवारा किया गया है औरतों के चलते ही किया गया है। आपका जितनी लड़ाई हुई है वो औरतों के कारण हुई है। रामायण सीता जी के कारण हुआ, महाभारत द्रौपदी थी, चिरहरण, ठीक है। घर में बंटवारा होगा, औरतें आएगी। मर्द का उतना समय नहीं है कि करछुल छोलनी कढ़ाई या कटौती के लिए लड़ेगा, और करछुल छोलनी कढ़ाई कटौती क्या करता है, बीच में दीवार गिरवा देता है। तो जब भी होगा औरतों के लिए ही होगा। इतना टेंशन, मर्द ये सब चीज़ से निश्चिंत रहता है। ये सब उसका पास वो कमाएगा ना, तो ना कमाएगा तो खाएगा कथी, ना कमाएगा तो तू का पीछे तू वो सब है, तू सब कैसे खाएगा, सीधा बात है। अब औरत ऐसा जाती है ना
कि वो दिन भर 2 टाइम खाना बनाएंगी ना तो कह देती है, घर में ताना दे देती है घर के नौकरानी है, ताना देती है ना, ये सब घर की कहानी है। अब मर्द वो 250 मंजिल के बिल्डिंग पर अकेले लटक के पेंट करता है, तो वो आज तक ना कहने गया है कि मैं घर का नौकर हूँ, आज तक कहा है? नहीं कहा है। तो खुद सोचो ना कि ये बातें, कि कौन सी बातें, कि मिलजुल कर नहीं रहा जाता है, किस कारण से? महिलाओं को वजह से। अगला आपसी सहयोग। कौन सा सहयोग? आपसी सहयोग। घर में क्या होना चाहिए? परिवार में आपसी सहयोग होना चाहिए। अब इसको समझो, आपसी सहयोग का मतलब क्या होगा कि अगर 2 भाई में लड़ाई हो रही है, वजह कौन होगा? महिला। आपसी सहयोग किसके वजह से कटा? महिलाओं के वजह से। ठीक है, इसमें ना महिलाओं को ऐसा बात सुनने को मिलेगा ना इस चैप्टर में, परेशान ना हो, अभी तो बहुत बाकी है, इधर शुरुआत है। ठीक है, अब ये किताबी के बातें नहीं है, ये आज के समय की बातें। देखो तो लोग कहता है कि मर्द गाली देता है, बहुत देता है। कभी औरत का गाली सुनना हो मर्दों से ज़्यादा खतरनाक देती है। एक सांस में पूरा खानदान को गिन लेती है औरत। मर्द का एक वो सिस्टम है, तू हमारा मारना था हम तोरा मारी, बात हो गल खत्म। उतना टाइम ना हो तो ऐसे लड़े के जे करना है 5 मिनट में सल्टो खानी खत्म करो। औरत ओकरा ना रबर जगह लमड़ाएगी बात के। औरत क्या करेगी? उसको रबर की तरह ऐसे लमड़ा देगी बतवा के, घिच के। और क्या ले लेता है? छोटा से महाभारत का रूप ले लेता है। अब महाभारत 2 औरत के चक्कर में 2 भाई लड़ेगा, और वो चक्कर में 2 बचवा जो खेलते रहेगा, दोनों भाई को ओकरों से लड़ाई होगा। गांव में जब भी देखना, सुनो, गांव में जब भी लड़ाई होती है, पहले औरत से औरत लड़ा जाएगा, औरत के घर से पहुंच जाएगा कि ऐसे लड़ाई हो रहा है, मर्द आएगा, मर्द से मर्द लड़ेगा, लास्ट में बचवा दोनों बचता है, दोनों घर के दोनों लड़ लेगा। ऐसे होता है ना। तो परिवार तो यही है। देखो अगला क्या है? अगला है कि परिवार में उपलब्ध संसाधनों का क्या करना? उपयोग करना। अब हम लोग आपस में रह के परिवार में संसाधन जितने उस सब का उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? सारा गोरा मिल के करते हैं। जैसे कि 2 भाई है तो ओकर शर्ट ऊ पहन लिया, ओकर शर्ट ऊ पहन लिया, ये चीज़ है। लेकिन औरतें में होगा ये चीज़? संभव है? अरे औरत में तो सोचो कि मर्द का दोस्ती ऐसा होता है कि कपड़ा कथी जूता सही दे देता है, वो सारा चीज। और औरत में बात करें लड़की के दोस्ती में, अगर कह दे कि कपड़ा ठीक लगे तो बिहान पहन के जाएंगे, 5 को पहले बहाना बनाएगी, ये कपड़ा उस दिन गए थे ना तो फट गया था, उसको सिलवाने के लिए दिए हैं। ठीक है, या उस कपड़ा तो हमारी बहन पहन के जा रही है दूसरा जगह, यानी कि नहीं देने की इच्छा है। अब मर्द जो होगा ना दोस्ती जो लड़का के, उसी समय खोलेगा, क्या के धर पहन लो। हाँ तो वही होता है भाई। अब क्या होता है, जैसे कि बात करें कि हम ये सर के दोस्ती है, चाहे राहुल सर हैं, राहुल सर हमारे दोस्त है। जैसे बात करें कि जैकेट उकेट की बात चलता है, तो इसे कह दे कि जैकेट बड़ा अच्छा लगे तो वही समय खोल के दे देगा कि ले पहन। लड़की देगी? हाँ, केस टूट जाता तो कहे कि केसवा दे दे, सन पापड़ी बेच के खाएं हमरे, बेच के सन पापड़ी खाएं। ये होती है लड़की। देखो 2 चीज़ें हैं। देखो भले लड़की के पास इमोशन है, लड़का के पास नहीं है। वो पत्थर दिल है, यहाँ पर हॉस्पिटल है, इसमें जितना पेशेंट आ सकते हो आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। ठीक है, लड़का के। लेकिन लड़का निस्वार्थ होता है, उसको मतलब किसी चीज़ का लोभ नहीं होगा। और लड़की का जाति होता है स्वार्थी। हाँ सही बात कह रहा हूँ। इसी क्लास में सुनो, ये कहिए ना झूठ बात, इसी क्लास में किसी न किसी दिन साबित कर दूंगा मैं इस शब्द को कि कौन स्वार्थी है कौन निस्वार्थ है। ठीक है, समय दो, अब कह के थोड़ी करूंगा, एक अवैध करूंगा ना, अभी कह दूंगा तो मान ही जाएगा सब, समय आने दो। अब देखो यहाँ पर तो परिवार में क्या है, परिवार में यानी कि परिवार की विशेषता क्या होता है कि संसाधन जो भी हमारे पास काम का यूज करने वाला चीज़ होगा उसमें आपस में बंटवारा कर दिया जाता है। दूसरा, मिलजुल कर रहने की बातें करता है परिवार। तीसरा, आपसी सहयोग बना के रहना,
क्या करना, आपसी सहयोग रहना, और चौथा परिवार में उपलब्ध संसाधनों का क्या करना, उपयोग करना। क्या करना, अजय देवगन का तक भी हमारा पर आ जाओ यहाँ पर, यही अब देखो पितृवंशिकता होता क्या है। एक चीज तो तुमको पता चल गया कि पिता की बातें होगी और वंश की बातें होगी। अनिल समझना इसको। किसकी बातें होगी, पितृवंशिकता। किसका, पितृवंशिकता मतलब समझो होता क्या है। पितृ मतलब पिता की बात होगा और वंश उनकी वंश की बात होगा, इतना ध्यान रखना। पिता के वंश की बात होगा, और पिता के वंश में कौन आ जाएगा, बेटा। सिर्फ और सिर्फ बेटी नहीं आती है, पत्नी कहाँ आती है भाई, पत्नी का कोई लेना देना नहीं है। अब सुनो तो, पत्नी का कोई कहानी नहीं है। पत्नी को पहले बात के अपना पति के समानों पर हक ही नहीं है। अगर माने तो, अगर ग्रंथों का माने, साहित्य का माने तो कि कोई भी पत्नी का हक नहीं है। जो कहती है ना, सुनो सुनाता हूँ, जो घर में कहती है ना कि लड़ लेती है, भाई संपत्ति है उसका, वो अपना भाई से मांगे या ना मांगे उसका मैटर है। तू कतला लेवे कि हमार 2 कट्ठा दे, तू खरीद ले ओकरा। अरे भाई उसका चीज़ है, वो मांगेगा या तो उसको छोड़ेगा, वो समझे ना। तो इस पर महिलाओं का अधिकार नहीं होता उसके पति के समानों पे, ठीक है। जैसे उसका जमीन उमीन पे ये सब पति पर हक है, लेकिन पति के चीज़ों पे हक नहीं है, ठीक है। अब देखो इस व्यवस्था के अनुसार समाज में पुरुषों का क्या दिया जाता है, अधिक महत्व दिया जाता है। यानी पितृवंशिकता में पुरुषों का क्या दिया जाता है, अधिक महत्व रहता है। ऑटोमेटिक है, इसमें महिला की बातें नहीं की जाएगा। क्या है, जैसे कोई इस परंपरा के अनुसार घर का मुखिया कौन होगा, अब सुनो यहाँ से प्रश्न बनता है, पितृवंशिकता के आधार पर घर का जो मुखिया होगा वो पुरुष होगा या महिला, कौन होगा, पुरुष। अब तुम खुद देखो ना अपने ही समय में कि किसी भी घर में चले जाओ, उस घर का मालिक कौन होता है, पुरुष होता है। अब कहीं कहीं कोनो औरत झगड़ाओ निकल जाए तो वो पहले पति का अपना बस में नहीं, और वो करेगा तो मान लो ना कि पति अगर मऊगर होए, सीधा भाषा में समझो ना, हमारा भाषा में समझोगे तो वही समझोगे, हम तो पूरा ठेठी भाषा प्रयोग करते हैं। पति अगर मऊगर है, ओकरा पर कहला उंगली दिखा रहा है भाई, उसका शादी हो गया, तुम अभी ये जज कर लेगा कि वो कैसा है। अरे मार करवाएगा एक दिन कोचिंग में ही, जैसा इसका हरकत है। अगर कभी कभी क्या होता है, हर घर के मुखिया कौन होता है, पिता ही होता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता है। तो घर के मेन मालिक कौन है, पिताजी। हमारे घर के मेन मालिक कौन है, पिताजी। यानी कि लगभग सब घर के मेन मुखिया कौन होता है, मुखिया में तो समझते हैं, जैसे गांव के मुखिया होता है पूरा गांव का मालिक, घर के मुखिया पिताजी, के वार्ड पंच। सही कहा हूँ ना। अब देख फिर तू आए थे, कौन खरीद के देता है तुमको रुपये भाई शॉर्ट सब रे, हमको मेन बात अभी तक उस पर नजर ही नहीं पड़ा था, इतना पड़ा था कि वो आया है। अरे ये पहनता है चेन्नई उन्नई के आदमी है ना, शॉर्ट पहनता है, तमिल वाला लोग सब, ठीक है। सुनो इसको खत्म करो, अब राहुल सर के आने का टाइम है। कि इस परंपरा के अनुसार घर का मुखिया कौन होगा, पुरुष होगा। सभी मुख्य फैसले लेने की शक्ति और उसके पास किसके पास होती है, मेन जो पुरुष का जो मेन काम का जो होगा फैसला लेना, वो किसके पास होगा। जैसे कि मान लो किसी का बेटा का शादी करना है, यानी कि अपना बेटा का, मान लो कि घर में जग करना है, कोई फंक्शन करना है, किससे परमिशन लेना होगा, पिताजी से। बिना पिताजी के आदेश से होगा नहीं होगा। महिला कहाँ गई, चौकी के नीचे, उसका कोई लेना देना है नहीं है, हाँ वहीं पर जाएगी ना। खाना पाइप से फूक के खाना बनाया, अब तो गैस आ गया भाई, अब तो लाइटर मारना पड़ता है, अब लाइटर देना पड़ता है, अब गैस आ गया है, अब इस सब चीज़ का लेना देना। देखो पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति पर किसका हक होता है, पुत्र का हक होगा। जब पिता की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद जो संपत्ति बचेगा उस संपत्ति पर किसका हक होगा, बेटा का, यानी कि पुत्र का। पुत्री का कोई हक नहीं होता है। अब आगे आते हैं,
पुत्र न होने की स्थिति में भाई या बंधु को उत्तराधिकारी बनाया जाता है। अब सोचो, यानी कि मान लो कि पिता किसी का नहीं है, पिता की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद पुत्र बनता है। मान लो कि इस पिता का पुत्र नहीं है, पुत्री है, क्या है, बेटी है, लेकिन बेटी को नहीं बनेगा। काहे कि पिता के जो भाई होगा ना, या तो वो राजा बनेगा या भाई के बेटा राजा बनेगा। समझ में आया? महिला का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि पिता के मृत्यु के बाद अगर उस पिता का अगर पुत्र नहीं है तो उसका भाई राजा बनेगा, यानी कि उस पुत्री उसका चाचा राजा बनेंगे। अगर चाचा भी नहीं है तो उसका बेटा राजा बनेगा, लेकिन उसकी पुत्री नहीं बनेगी। स्त्री का भाई चला ही नहीं सकती है ना, स्त्री राज्य नहीं चला सकती। अब सब झांसी की रानी नहीं बन सकती, अभी के समय में तो बिल्कुल नहीं बन सकती। सब झांसी की रानी थोड़ी बन सकती है, सुकुमार नहीं है। अभी के समय में क्या है ना कि उस तरह का सोच ही नहीं है। अरे अभी के समय ये गिरगिट से डराया जाए वाला आदमी झांसी की रानी के सपना देखेगा, जो अकेला बीच मैदान में कूद गई थी अंग्रेज के, और अकेले अंग्रेज को लास्ट तक पानी पिया कर हराई थी। वो भले वो चली गई, लेकिन अंग्रेज को घुसने नहीं दिए थे अपने किला में। वैसा बनना इतना आसान है? हाँ, सोचो, अब सब झांसी की रानी थोड़ी बन सकती है, संभव नहीं है। तो किसका हक है? पुरुष का सिर्फ और सिर्फ, अगर पुत्र ना हो तो उसके भाई का या उसके बेटे का हक होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में सत्ता स्त्री को भी दी जाती है। अब सुनो कहाँ पर दी जाएगा, अब सुनो कहाँ पर दिया जाएगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में, मान लो कि उसका भाई भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन है? बेटी है, तो उस समय लावा दुआ में तो देना ही होगा। आए अब सुनो, तो वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। और ज़्यादा दिन कहीं नहीं रहेगा, जैसे किसी और शासक की बात होगी, उसको पता चलेगा कि वहाँ के शासक कोई स्त्री है, आक्रमण करेगा, उस राज को ले लेगा। समझ में आया? मुगल साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य था। जोधाबाई क्या थी? तलवारबाजी में बहुत बड़ी थी। जो जोधाबाई थी वो बनी रानी अथी बनी, वहाँ का शासक मुगल साम्राज्य में कभी उनका नाम आया नहीं आया। काहे ना आएगा? उन्होंने कभी कोई युद्ध लड़ा ही नहीं। काहे? क्या कि स्त्रियों को दूसरे वर्गों में डाल दिया गया है। ठीक है, तो सत्ता जाएगा, लेकिन ज़्यादा दिन तक का नहीं रहेगा, वो सत्ता हाथ से निकल ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। यहाँ तक किसी को डाउट है? अगर डाउट होगा तो करवा दिया जाएगा क्लियर। ठीक है, जहाँ पर परेशानी हो, पिछले का अगर आपका दूगो छूटा है उसको कवर हो जाएगा सारा, टेंशन नहीं लेना है। समझा नहीं? समझ में आया? कौन है? अनमोल है? अच्छा, ये अनमोल। ठीक है, तो पिछला वाला कवर कर दिया जाएगा। समझ में आया? और इसका टेस्ट अभी नहीं हुआ है ना, दूसरा का चैप्टर का। ठीक है, चले।